Good morning, class 9th students. This is chapter 4 in history, unit number 2. Uh, I'm very disappointed about the word is disappoint. निराश होना about your homework submission. Uh, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. I don't think that and I don't understand how the things be changed as most of the 90% students don't submit their homeworks on the daily basis. चाहे मैं किसी की भी बात करूं, मैं एक दो बच्चों के अगर नाम छोड़ दूं तो फिर वो बात अलग है. क्लास में लगभग 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से 28 बच्चों होमवर्क भेजते ही नहीं हैं. तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है. और ऑनलाइन क्लासेस की यही एक प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ कह नहीं सकते दूर से, और आप गुस्सा नहीं कर सकते, मन नहीं ख़राब कर सकते. तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे कितनी बार कहूँ, और कि अब टीचर ही आपको फ़ोन करे, मैसेज करे, कॉल करे, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है. आप बिल्कुल भूल चुके हैं इस कोरोना टाइम में कि ओबीडियंस और सिंसियरिटी भी कोई चीज़ होती है. आप लाइफ में कितना भी पढ़ लें, आप आईआईटी और नीट की कितनी भी तैयारी कर लें, बट अगर आप सिंसियर कभी लाइफ में नहीं बनते हैं, ओबीडियंट नहीं होते हैं, तो आप लाइफ में बेटा कुछ नहीं कर सकते हैं. ये बात आप ध्यान रखें. आज आप बड़ी बड़ी बातों में बह के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ये सब सिर्फ एक अलग मुकाम है. लाइफ की असली हकीकत तो उसके बाद समझ में आती है. लोगों का व्यवहार, हमारा काम करना, बहुत सारी चीज़ें. आप 9th में, इसलिए ये सब बातें मैं आपसे कर सकता हूँ. आप बड़े हो रहे हैं, इसलिए ये बातें मैं आपको समझा सकता हूँ. अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों है. और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे जिन्होंने आज तक शायद ही सिंगल टाइम होमवर्क भेजा हो, चाहे उनसे कितनी भी बात हो जाए, कितनी भी चीज़ हो, मतलब मैं कह चुका हूँ, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और वो एक ब्लैक होल में है, और वो अपने गार्जियंस को भी एज अ ब्लैक होल में ही रख रहे हैं. आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स टू बी स्टॉप्ड. चाहे मैप क्लास की बात हो, मैप बुक की बात हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है. तो ठीक है, फिर मैं भी क्यों इतनी कोशिश करने के लिए मतलब बेताब हूँ. मुझे भी नॉर्मल चलना चाहिए, और मुझे भी हेडेक नहीं लेना चाहिए. सिंपल सी बात तो ये है. जो मेरी ड्यूटी है मैं वो फुलफ़िल कर रहा हूँ, और जो आपकी ड्यूटी है वो आप नहीं कर रहे हैं. बहुत से स्टूडेंट्स का एक्सक्यूज़ ये रहता है, सर हमने कर लिया, भेजा नहीं है. बेटा भेजने में कितना टाइम लगता है? करने में ज़्यादा टाइम लगता है, भेजने में ज़्यादा टाइम लगता है? तो आपको तो ड्यूटी है, आपका तो होमवर्क आपको टीचर को भेजना ही है. ओके, नो प्रॉब्लम. बट ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे है नहीं, और मुझे रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद आप इस लायक हैं नहीं. सिंपल सी बात तो ये. ओके, चैप्टर नंबर 4, वर्ड चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर. अब हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर के बाद क्या चीज़ चेंज हुई. क्योंकि अक्टूबर 1917 के रेवोल्यूशन के बाद अगर जैसे बात करेंगे हम अदर थिंग्स की, चाहे वो सोशलॉजिकल हो, इकोनॉमिकली हो, नेशन वाइड हो, पार्टी लेवल पे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, या पॉलिटिक्स की बात हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं रशिया में. तो मतलब वहाँ क्या बदल रहा है, लोगों की सोच किस तरह से बहुत डीप इम्पैक्ट में जा रही है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे. द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये चीज़ तो खैर हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो सोशलिस्ट ग्रुप है, जो बोल्शेविक ग्रुप है, वो हमेशा से प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ रहे हैं. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन अक्टूबर 1917. अब हुआ क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो कोई चीज़ किसी प्राइवेट हाथों में या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के हाथों में होती है. ठीक. गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों का नेशनलाइजेशन कर दिया. नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि वो सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आ गए. दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, तो उसका मतलब हुआ गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप को, मैनेजमेंट को देखेगी.
Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित किया गया, मतलब वो सबकी है, समाज की ज़मीन है, देश की ज़मीन है। और पीजेंट्स को मतलब अलाउ किया गया, फार्मर्स को अलाउ किया गया कि जो बड़े बड़े लोग हैं आप उनकी लैंड को कब्जा सकते हैं। इस तरह के हुक्म हुए, वहाँ पे आदेश हुए। इन सिटीज़ बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। और शहरों में बोल्शेविक लोगों ने उन लोगों का घर के हिस्से कर दिए, पार्टीशन कर दिया, जिन घरों में फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़े हाउस थे। जैसे लोग हैं 2, 3, 4, पीपल बहुत कम है बट घर बहुत बड़ा है, तो उनको भी डिवाइड कर दिया। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी के टाइम पे जितने भी टाइटल यूज़ होते हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के हों या सोशली हों, विलेज लेवल पे हों, इंडस्ट्री, वो सब फिनिश कर दिए गए। जैसे ओल्ड टाइटल आप समझते हैं, जैसे कि इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, महारानी हुआ करती थी। बट आज के टाइम पे कोई राजा महाराजा राजकुमारी कुछ नहीं होते हैं, सब खत्म, क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई। टू assert the change न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। अब बदलाव लाने के लिए नई यूनिफॉर्म्स को डिज़ाइन किया गया, और ऑफिशियल्स लोगों के लिए जो कि वर्किंग पीपल हैं ऑफिशियली, गवर्नमेंट वो भी। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हेड बुडोनोका वॉज चूजन। और एक क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में, और जब सोवियत ने ये जो एक मतलब एक वहाँ की ड्रेस है बेटा ब्यूडोनोव का, उसको चूज़ किया उन्होंने। द बोल्शेविक पार्टी वॉर रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम रखा गया बेटा रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। इन नवंबर 17 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और नवंबर में ही बोल्शेविक ने बेटा इलेक्शंस करवाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट नहीं मिला, मेजॉरिटी में लोग नहीं आए। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। जनवरी 1918 में असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक की उन सारी चीज़ों को, और लेनिन ने भी डिसमिस कर दिया असेंबली को। सबसे बड़ी बात ये थी। He thought the All Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. अब लेनिन का ये मानना था कि जो रशियन कांग्रेस है ना सोवियत वाली, जिसमें सभी सोवियत मिली हैं, काउंसिल हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है किसी असेंबली इलेक्टेड कंडीशन से, ऐसा उसका मानना था। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, मार्च 1918 में क्या हुआ कि पॉलिटिकल एलाई का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ पार्टनरशिप करना। जैसे आप और हम 2-3 लोग मिलके एक गठबंधन बना लें, कोएलिशन, उसमें तो उसके विरोध बहुत हुआ। बट द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस। और जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट हुए थे ना उस टाइम पे, काफ़ी टाइम से, जार के टाइम पे, तो बोल्शेविक पार्टी ने इन सारी चीज़ों को बेटा शांति के साथ सुलझा लिया ब्रेस्ट लिटोवस्क में। इन द ईयर्स दैट फॉलो, उसी समय की बात करें, द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। बोल्शेविक अकेली पार्टी थी जो इलेक्शंस में मतलब पार्टिसिपेट कर रही थी ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत में, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और बाद में वही जो है बाद में पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बनती है। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, और उसके बाद रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और ट्रेड यूनियन को पार्टी कंट्रोल के अंडर रखा गया। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट सीक्रेट पुलिस एंड लेटर OGPU and KVD punished those who criticized the Bolshevik। और एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई जो कि पनिश किया करती थी उन लोगों को जो क्रिटिसाइज़ करती थी बोल्शेविक को। ऐसा वहाँ पे टाइम आया। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिसन रिलेट टू द पार्टी। कई सारे यंग जो राइटर थे और आर्टिस्ट थे वो पार्टी के साथ रैलियाँ किया करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, क्योंकि वो उनके साथ थे कि वो चेंज करेंगे और खड़े हैं उनके साथ, सोशलिज्म के साथ। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं आर्ट्स और आर्किटेक्चर के फील्ड में भी किए गए।
बट मैनी बिकेम डिसल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। बट ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ना फिर नहीं आगे बढ़ पाए क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ने बहुत ज़्यादा सेंसरशिप कर दी। अब एक नया वर्ड आया है, सेंसरशिप। अब इसको अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें आप तो टू वॉच एवरीवेयर केयरफुली, मतलब हर जगह सिर्फ और आपको देखना, वॉच करना, एज मतलब एकदम निगाह रखना हर छोटी छोटी चीज़ पे। और यानी कि आप अगर और परमिशन भी आपको हमसे ही लेनी होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें, यानी कि फ्रीडम पूरी तरह से नहीं होगी। ये मे डे डेमोन्स्ट्रेशन है मॉस्को में 1918 में। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बेटा, ये क्रेमलिन है। जहाँ तक मुझे पता है ये क्रेमलिन ही है, क्रेमलिन जो वहाँ के राष्ट्रपति का हाउस है। आई थिंक सो वही है ये, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि ये वही बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे अक्सर कर ऑफिशियल बिल्डिंग के सामने इस तरह के प्रोटेस्ट हुआ करते थे। ये बेटा एक सोर्स दिया है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन और कंट्री साइड, मतलब गांव में दो व्यू दिए हैं। तो एक व्यू है कि जब न्यूज़ रेवोल्यूशनरी की अपराइजिंग हुई 25 अक्टूबर 1917 को, गांव पहुंचती है उसी दिन और बहुत उत्साह के साथ उस चीज़ को खुशी मनाई जाती है। इट टू द पीजेंट्स इट मीन फ्री एंड लैंड एंड एंड टू द वॉर। अब पीजेंट ये समझ रहे थे इसका मतलब है कि हम आज़ाद हो गए और अब हमारी ज़मीन भी हमें मिल जाएगी और लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। द डे द न्यूज़ अराइव्ड, जिस दिन ये न्यूज़ आई, द लैंड ऑन अ मैनर हाउस वॉज लूटेड। मैंने और आपको याद है फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था, जो कि एस्टेट्स के क्या कहते हैं बड़े बड़े फार्म हाउस हुआ करते थे, तो जो ज़मींदार थे उनके हाउस को लूटा गया। स्टॉक्स फार्म वर रिक्विजाइट, और उनके जो स्टॉक फार्म थे उनको लूट लिया गया, कब्जा कर लिया गया। एंड हिज वास्ट ऑर्चर्ड वाज कट डाउन, और जो फूल फल बगीचों का बहुत बड़ा गार्डन था उसको काट दिया गया। एंड सोल्ड टू द पीजेंट्स फॉर वुड, और किसानों को बेच दिया गया लकड़ी के लिए। ऑल इस फार बिल्डिंग्स वर टर्न डाउन, और जो उसकी बहुत सारी बिल्डिंगें थीं, कंस्ट्रक्शन थे, उनको तोड़ दिया गया। एंड लेफ्ट इन ड्यून्स while the land was distributed among the peasants who were prepared to live to the new Soviet life। और वो जितनी भी ज़मीन थी उसको डिवाइड कर दिया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन सारे किसानों के लिए जो आगे अब न्यू सोवियत लाइफ जीने के लिए तैयार थे। ये फेडर बिलोव हैं द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टर फार्म से दिया है। पहला व्यू तो ये है, और दूसरा व्यू बेटा ये है। A member of a land owning family wrote to a relative about what happened in the state। और एक मेंबर है जिसके पास अपनी ज़मीन है, वो अपने रिलेटिव को लिख रहा है कि एस्टेट में क्या हुआ। द कूप हैपेंड क्वाइटली पेनलेसली क्वाइटली एंड पीसफुली। अब जो लोग ये जो चीज़ हुई है दर्द रहित या चुपचाप या बहुत शांति से। द फर्स्ट डेज वर अनबियरेबल, पहला दिन तो असहनीय था। मिखाई मिखाइलोविच द एस्टेट ऑनर का नाम है, वॉस काल्म, काफ़ी कूल था। द गर्ल्स ऑल्सो, लड़कियां भी। आई मस्ट से द चेयरमैन बिहेव्स करेक्टली एंड इवन पोलाइटली, मैंने कहा चेयरमैन से कि वो सही तरीके से पोलाइटली बिहेव करे। वी वर लेफ्ट 2 काव एंड 2 हॉर्सेस, हमने वहाँ 2 गाय और 2 घोड़े छोड़े। द सर्वेंट्स टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बोदर अस, और नौकर कहता रहा कि पूरे टाइम के वो हमें परेशान ना करे। लेट देम लिव, उन्हें जीने दो। वी वॉच फॉर देयर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी, और हम उनकी सेफ्टी और प्रॉपर्टी के लिए तैयार हैं। वी वॉन्ट देम ट्रीटेड एज ह्यूमनली एज पॉसिबल, और हम उनके साथ अच्छे से अच्छा इंसानी व्यवहार करेंगे। देयर आर रूमर्स दैट सेवरल विलेजेस आर ट्राइंग टू एविक्ट द कमिटीज एंड रिटर्न द एस्टेट टू मिखाइलोविच। इस तरह की अफवाहें थीं कि जो कई सारे गांव हैं वो कमिटीज़ को भंग करने के लिए सोच रहे हैं और वापस जाना चाहते थे मिखाइलोची की एस्टेट्स में। आई डोंट नो इफ़ दिस विल हैपन, मुझे नहीं मालूम ये ऐसा होगा या नहीं होगा। और इफ़ इट गुड्स फॉर अस, और ये हमारे अच्छा होगा या नहीं होगा। बट वी रिजॉइस दैट देयर इज़ अ कंसाइंस इन आवर पीपल, बट मुझे खुशी इस बात की कि हमारे लोगों में जो है आत्मा जागी हुई है ऐसे। और ये इस तरह से सोच दिया है, अलग दो बातें कही गई हैं। अब बारी आती है द सिविल वॉर की। सिविल वॉर का मतलब होता है बेटा कि जब हम, जैसे हम इंडिया में रहते तो इंडिया के अंदर ही ग्रुप्स में लड़ाई हो जाए। सिविल वॉर अमेरिका में बहुत हुआ है,
कई सारी कंट्रीज़ में कई टाइम तक चला है। जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट पीपल्स की जो लड़ाई है वो सिविल वॉर के रूप में आ जाती है और बहुत बड़े पैमाने पे ये होता है। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर दिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेकअप, रशियन आर्मी इस चीज़ पे बट गई। सोल्जर्स मोस्टली पीजन विश टू गो होम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड, और जो बहुत सारे सोल्जर्स थे, किसान थे, उनमें से ज़्यादातर वो चाहते थे कि अगर ज़मीन दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम घर जाएंगे, और ये नौकरी भी छोड़ना चाहते हैं। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल थे या सपोर्टर थे ऑटोक्रेसी के, उन्होंने बोल्शेविक की इन बढ़ती घटना को कंडेम किया। Their leader moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik, the Reds। और ये सारे लोग, बोल्शेविक, नॉन सोशलिस्ट, लिबरल, सपोर्टर ऑटोक्रेसी के सारे लोग एक ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रूप्स को फाइट करने के लिए बोल्शेविक से, साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं, साउथ रशिया की तरफ। बोल्शेविक को द रेड भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो जो उनकी जो ड्रेस या उनके फ्लैग जो होते थे वो सब कुछ रेड ही था। ड्यूरिंग द 1918-1919 द ग्रीन्स सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, और ग्रीन कहा गया है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी को, एंड द वाइट प्रो ज़ारिस्ट, और वाइट कहा गया है ज़ार के समर्थन वाले लोगों को। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इन्हीं सारे लोगों ने, द रेड, ग्रीन्स और वाइट्स, इनके हाथ में सबसे ज़्यादा रशिया का कंट्रोल था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जैपनीज ट्रूप्स, और उनका साथ देने के लिए इतने सारे कंट्रीज़ की आर्मी थी। ऑल दोज फोर्स हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रसिया। अच्छा, ये सब थे क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये सब लोग ना सोशलिज्म की वजह से चिंता में थे, क्योंकि सारे के सारे कंट्री ना थोड़े डेमोक्रेटिक थे और वो नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म रसिया में आए। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, और जैसे कि ये ट्रूप्स थी, चाहे फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश या रशियन रही हों और बोल्शेविक रहे हों, ये सिविल वॉर की तरह लड़ रहे थे। लूटिंग, बैंडिटी एंड फेमिन बिकम कॉमन, तो उस टाइम लूटना, मार काट, अकाल पड़ना, ये सब चीज़ें कॉमन हो चुकी थी वहाँ पे। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट टुक हार्श स्टेप्स विद द पीजेंट हु हैड सीज्ड लैंड। अब जो सपोर्टर थे ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वाइट्स के ग्रुप में, प्रोजारिस्ट, उन्होंने कई सारे ऐसे कठोर कदम उठाए किसानों के साथ, जिससे कि उन्होंने उसकी ज़मीन को कब्जा कर लिया। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑन द नॉन बोल्शेविक, और इस तरह की जो एक्शंस थे उससे क्या हो रहा था, मतलब लॉस हो रहा था पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक, मतलब लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस तरह से ज़मीन कब्जाने को लेके। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, और 1920 तक रशियन रेवोल्यूशन के बाद 3 साल में बोल्शेविक ने मोस्ट ऑफ रशियन एम्पायर को कब्जे में कर लिया। दे सक्सीड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीदिस्ट। अच्छा, वो सफल क्यों हुए? क्योंकि उनके साथ नॉन रशियन नेशनलिटीज़ भी थी और मुस्लिम जदीदिस्ट भी थे। जदीदी लोग, नॉन रशियन मतलब जो रशिया के नहीं थे। अब न्यू वर्ड्स में ऑटोनॉमी है, नोमैडिज्म है, और ये दोनों ही वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक, वहाँ पे हेल्प की लिए कोई चांस नहीं बने जहाँ रशियन कॉलोनिस्ट लोग थे वो अब अपने आप को बोल्शेविक में बदल रहे थे। इन कीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकेड लोकल नेशनल इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। सेंट्रल एशिया में जो ये जगह है वहाँ पे बोल्शेविक जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने बहुत बुरी तरह से कई लोगों को मार डाला, और इसलिए कि वो लोग कुछ बोल रहे होंगे और इन लोगों ने सोशलिज्म को डिफेंड करने के लिए उनको मार दिया। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, और इस चीज़ की वजह से बहुत से लोग घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ये बोल्शेविक जो गवर्नमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union USSR, और इस तरह की चीज़ों में नॉन रशियन जो नेशनलिटीज़ के वाले लोग थे, नॉन रशियन, उनको जो है एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिया गया, एक ताकत, अथॉरिटी दी गई सोवियत यूनियन में। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 92, और जो स्टेट बोल्शेविक ने क्रिएट किया रशियन एम्पायर से 1992 में,
But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, बट ये चीज़ें कंबाइन भी कर दी गई उन अनपॉपुलर पॉलिसीज़ के साथ जो बोल्शेविक लोगों ने लोकल गवर्नमेंट पे थोप दिए थे, लाइक द हार्श डिस्कर्मेंट्स ऑफ नोमैडिज्म को बढ़ावा देने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, अटैम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट ओनली पार्टी सक्सेसफुल, और इस चीज़ पे कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ को अपने अंदर मिलाना है, इस चीज़ में हर कोई नहीं जीत पाया। नोमैडिज्म होता है लाइफस्टाइल उन लोगों का जो कि एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने मतलब लिविंग के लिए, उन लोगों को हम नोमैडिज्म की तरह कहते हैं। ये दो व्यू हैं जिसमें एम एन रॉय भी हैं। एम एन रॉय इंडियन रिवोल्यूशनरी थे और ये फाउंडर थे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के, प्रोमिनेंट लीडर थे इंडिया, चाइना, यूरोप। ही वॉज इन सेंट्रल एशिया एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर, ही रॉट, और उन्होंने इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, बट हम चाहते हैं कि हम आपको कल पढ़ाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, और ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे, कोशिश करिए टाइम से काम फिनिश करने की और भेजते रहिए। ओके क्लास, थैंक यू।